ये है सुशीला। आज अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए पहली बार अपने ससुराल में गृह प्रवेश कर रही है। बहू, अपनी दाएं पैर से इस कलश को हल्के से गिराओ और इस घर में शुभ कदम रखो। सुशीला ने धीरे से अपने दाएं पैर से कलश को गिराया और फिर रंगोली पर अपने कदम रखते हुए इस घर में प्रवेश किया। उसी पल से सुशीला सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि इस घर की नई खुशियों की शुरुआत बन गई। थोड़ी देर बाद किशोर अपनी नई नवेली पत्नी सुशीला से बात करता है। सुशीला, मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। मेरे छोटे भाइयों को तुम माँ की तरह प्यार और संस्कार दोगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका न मिले। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरी जीवन साथी बनी। उसी पल दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और भी गहरा हो गया। शादी के दूसरे दिन सुशीला सुबह सुबह आरती की थाली लिए सबके सामने आई। बुआ जी प्रणाम, आरती ले लीजिए। खुश रहो दुल्हन, सदा सुहागन रहो। भगवान तुम्हें सुखी रखे। बुआ जी नाश्ता कर लीजिए, आपकी पसंद का मूंग का हलवा बनाया है। अरे, इतनी सुबह उठ गई, पूजा भी कर ली और नाश्ता भी बना दिया। सुशीला का सेवा भाव देखकर बुआ सोचने लगी कि दुल्हन ने दूसरे ही दिन सबकी पसंद नापसंद जान ली। दोपहर के समय रसोई में बुआ और सुशीला साथ बैठकर मटर छील रही थीं। बुआ जी, आपसे एक बात पूछूं? क्या आप मुझे सच सच बताएंगी? पूछो दुल्हन, क्या जानना चाहती हो? बुआ जी, किशोर जी कह रहे थे कि पहले हम लोग एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, फिर ये इतना बड़ा घर। किशोर ठीक कह रहा है। ये सब उसने अपनी मेहनत से पाया है। बुआ जी, मैं समझ नहीं पा रही, ये कैसे हुआ? बहुत साल पहले एक तूफानी और काली रात में, जब मेरे बड़े भैया बहुत बीमार थे, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। अब मुझ में उनकी जिम्मेदारी उठाने की ताकत नहीं रही। पिताजी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और मैं हमेशा अपने भाई बहनों का ख्याल रखूंगा। किशोर के पिता इस दुनिया से चले गए और उस तूफानी बारिश में किशोर के कंधों पर अपने 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी छोड़ गए। 3 दिन बाद किशोर अपने पिता के दोस्त से मिलने गया। बेटा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे पिता हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। चाचा जी, अगर आप मुझे कोई काम दिला दें तो मैं अपने और अपने भाई की परवरिश कर सकूंगा। बेटा, क्या तुम अब पढ़ाई बीच में ही छोड़ दोगे? हाँ चाचा जी, अब मेरी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है कि मेरे दोनों भाई पढ़ें। आप बस मुझे कोई काम दिला दीजिए। ठीक है बेटा, ये लो एक चिट्ठी। इस ऑफिस में चले जाना और उनसे कहना कि तुम्हें लाला जी ने भेजा है। उस दिन पिता के दोस्त ने किशोर के कंधे पर सहारा भरा हाथ रखा और कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। अगले ही दिन किशोर लाला जी के बताए हुए पते पर उस ऑफिस में पहुंच जाता है। बुआ जी, जब किशोर जी इतने छोटे थे तो उन्हें ऑफिस में नौकरी कैसे मिल गई? दुल्हन, किशोर ने अपनी सही सूझबूझ से अपनी मुश्किलों को आसान बना लिया। चाचा जी के बताए हुए पते पर ऑफिस तो पहुंच गया हूँ। हे ऊपर वाले, बस आज नौकरी मिल जाए। चिट्ठी देखते ही मैनेजर हैरान रह गया। ये तो उसके पुराने मित्र की चिट्ठी थी। तुम ये चिट्ठी लाए हो? लाला जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। जी मालिक, क्या मैं कल से काम पर आ सकता हूँ? लेकिन तुम तो अभी 18 साल के भी नहीं लगते। मैं तुम्हें काम पर कैसे रख सकता हूँ? मालिक, 6 महीने बाद मैं 18 साल का हो जाऊंगा। मुझे अभी काम की बहुत जरूरत है। मैनेजर को किशोर की आंखों में नौकरी की चाह और घर की जिम्मेदारी साफ नजर आ रही थी। लाला जी की चिट्ठी को भी मना नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। मैं कोई भी काम कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, मैं कल समय पर काम पर आ जाऊंगा। दुल्हन, किशोर ने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। हर काम उसने दिल से किया और सीखता चला गया। आप सही कह रही हैं बुआ जी। जो इंसान मेहनत और लगन से काम करता है
उसके लिए कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। शाम को जब किशोर दिन भर का काम खत्म करके घर लौटता है तो बुआ जी उससे बैठकर सुशीला के स्वभाव और उसके कामकाज के बारे में बात करने लगती हैं। बेटा, काम के साथ साथ अपनी पत्नी का भी ख्याल रखा करो। क्या हुआ बुआ जी? उसने कुछ कहा क्या? मैं उसे समझा दूंगा। अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छी और खुश मिजाज लड़की है। सिर्फ 4 दिन में उसने घर को ऐसे संभाल लिया है जैसे सालों से संभाल रही हो। ये तो बहुत अच्छी बात है बुआ जी। तेरे छोटे भाई भी उससे इतना घुल मिल रहे हैं कि उसके बिना खाना तक नहीं खाते। तभी सुशीला चाय लेकर वहां आती है। आओ दुल्हन, बैठो। घर के काम के लिए कोई महाराज रख लेते हैं, तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। नहीं बुआ जी, मुझे किसी महाराज की जरूरत नहीं। मुझे अपने हाथों से इस घर को संभालना अच्छा लगता है। खुश रहो दुल्हन। चलो, मैं अपने कमरे में आराम करती हूँ, तुम दोनों बातें करो। अरे सुशीला, तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग कहाँ गया? घर के कामों में उतर गया, और शादी को भी तो 4 दिन हो गए। देखो सुशीला, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, थोड़ा सच सवर कर रहा करो। और ये क्या, सादी सी साड़ी पहन ली? सही तो है, काम में भारी साड़ी पहनी नहीं जाती। मुझे कुछ नहीं पता। कल तुम्हारे हाथ मेहंदी से रचे होने चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि मेरी नई नई शादी हुई है। ठीक है पतिदेव, जैसी आपकी मर्जी। अब आप जाकर कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। समय बीतता गया और देखते ही देखते किशोर के छोटे भाई भी बड़े हो गए। सुशीला, समय का पता ही नहीं चला कब मेरे छोटे भाई इतने बड़े हो गए। ये आपकी मेहनत का ही फल है। एक भाई डॉक्टर बन गया और दूसरा वकील। सुशीला, तुमने मुकुल से पूछा कि उसे खन्ना साहब की लड़की पसंद है या नहीं? जी, मैंने पूछा था, लेकिन कह रहा था, बड़ी भाभी अभी तो मैं छोटा हूँ। अरे 25 साल का हो गया है, डॉक्टर भी बन गया, अब और कब शादी करेगा? अगले दिन जब किशोर अपने दोनों छोटे भाइयों से बात करता है तो वो कहता है, मुकुल, अगर तुम्हें खन्ना जी की लड़की पसंद है तो हम शादी की तारीख तय कर देते हैं। अरे इसमें तुम्हारी राय सबसे जरूरी है। दिल से बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? भाभी, सच कहूं तो मुझे भी वो लड़की पसंद है। आप लोग जैसा ठीक समझे वही कर लीजिए। मुकुल, जब तुम्हारी भी हाँ है तो फिर हम खुशी खुशी आगे बात बढ़ाते हैं। सुनिए। अब रतन के पैरों में भी जंजीर बांध ही दीजिए। क्या भाभी, मैं वकील बन गया और आप मुझे इनाम देने की जगह जंजीर बांधने की बात कर रही हैं? देखिए ना भैया। अरे बुद्धू, तेरी भाभी का मतलब है कि अब तेरी शादी कर दी जाए। चारों उस पल को हंसी खुशी के साथ जी रहे थे, मानो उनका घर किसी स्वर्ग से कम न हो। जहाँ प्रेम, अपनापन और समझ होती है, वहीं असली खुशियां बसती हैं। फिर वो दिन भी आ गया जब मुकुल और रतन की शादियां धूमधाम से हुई। दोनों की बारात एक साथ निकली और एक ही मंडप में विवाह संपन्न हुआ। दोनों नई बहुएं घर आ गई। अरे, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। भाभी, आप भी चलिए ना, थोड़ी देर बात करा दीजिए, थोड़ा डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? दरोगा की बेटी है तो क्या हुआ? जाओ जल्दी बहू के पास। और रतन, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? भाभी, मैं सोच रहा था कि भैया के पैर दबा दूं। शादी के काम में थक गए होंगे। अरे मेरे पैरों में कोई दर्द नहीं है, अब जाओ यहां से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। शादी तो हो गई दोनों की, लेकिन अभी भी इनका बचपना नहीं गया। रतन की पत्नी शशि गुस्से में अपने पति से कहती है, सुनी जी, आपकी बड़ी भाभी मुझे रसोई में चाय तक बनाने नहीं देती। हाँ, और ये चाय भी बड़ी भाभी ने बना कर दी है। क्या हुआ शशि, इतनी गर्म क्यों हो रही हो चाय की तरह? सब ठीक तो है? आपको तो हर बात मजाक लगती है। एक भाभी है, मुझे कोई काम ही नहीं करने देती। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम यहाँ राजकुमारी की तरह रह रही हो। शशि गुस्से में चाय का कप रखती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। नई बहुओं के आने के बाद धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा।
एक दिन मुकुल की पत्नी शोभा अपने पति से कहती है, सुनिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी सहेली की शादी है, मुझे नई साड़ी लेनी है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी भाभी से ले लो। घर का सारा हिसाब किताब उन्हीं के पास रहता है। मुझे भी जब जरूरत होती है तो मैं उन्हीं से पैसे ले लेता हूँ। मतलब आप तीनों भाई अपनी अपनी तनख्वाह सुशीला भाभी को दे देते हैं? मैं चाहता हूँ जैसे बड़ी भाभी ने इस घर को प्यार से संभाला है, वैसे ही तुम भी उनसे ये सब सीखो शोभा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन सुबह बगीचे में दोनों नई बहुएं मिलकर बड़ी भाभी का महत्व कम करने की योजना बना रही थीं। शशि, तुम जानती हो, बड़ी भाभी ने इस पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कह रही हो। हम भी तो इस घर की बहुएं हैं, हमें भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए। अब से हम दोनों भी अपने अपने पतियों की तनख्वाह अपने हाथ में रखेंगे। अब वक्त आ गया है बड़ी भाभी को उनकी जगह दिखाने का। इस घर में उन्होंने बहुत राज कर लिया है। थोड़ी देर बाद शोभा रसोई में जाती है और बड़ी भाभी से बात करती है। अरे मंजली बहू, तुम यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? बताओ, मैं अभी ला देती हूँ। बड़ी भाभी, मुझे जो भी चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है बहू, तुम इतनी नाराज क्यों लग रही हो? क्या मुकुल ने कुछ कहा है? आने दो उसे, मैं अभी समझाती हूँ उसे। बस यही तो बात है बड़ी भाभी, आप हर बात में बीच में क्यों आती हैं? आपको हमारे बीच इतनी दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना घर परिवार खुद संभाल सकती हूँ। शोभा की ये बातें सुनकर बड़ी भाभी का दिल टूट गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका अपना ही घर उनसे दूर होता जा रहा हो। मुकुल जी, मैं अब इस घर में बड़ी भाभी के साथ और नहीं रह सकती। उनके रहते मुझे इस घर में कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? तुम इस घर को तोड़ने की बात कर रही हो? मैं घर तोड़ने की बात नहीं कर रही, बस अपना हक मांग रही हूँ। मुझे मेरा घर चाहिए, जहाँ मेरा हक हो। आप भैया से इस घर का हिस्सा ले लीजिए। तुम इस घर का बंटवारा चाहती हो? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही रहिए, जहाँ आपकी पत्नी की कोई कीमत ही नहीं है। मुझे अफसोस है कि तुम मेरी जीवन साथी हो। अब मुझे तुम्हारे साथ रहकर घुटन होने लगी है। अब इस एक छत के नीचे तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब मैं जा रहा हूँ। उधर भैया और बड़ी भाभी ने ये सारी बातें सुन ली और अंदर ही अंदर दोनों टूट गए। कमरे के बाहर सन्नाटा, दोनों के चेहरों पर दर्द साफ झलक रहा है। सुशीला, मैं तो मुकुल को ये खुशखबरी देने गया था, लेकिन हमने ये क्या सुन लिया? सुशीला कुछ पल चुप रहती है, आंखों में नमी, लेकिन खुद को संभालती है। हमें अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना होगा। अगर उन्हें अलग रहकर खुशी मिलती है तो हमें भी वही करना चाहिए। ये क्या कह रही हो सुशीला? मैं इस घर को 2 हिस्सों में बांट दूं, एक मुकुल के लिए और एक रतन के लिए। सुशीला आंसू रोकते हुए लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, हाँ, और हम दोनों अपनी बाकी की जिंदगी गांव वाले घर में गुजारेंगे। आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत भी उसी घर से की थी और अब वही वापस चलेंगे। दोनों ने भारी मन से ये फैसला लिया और अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ छोड़कर गांव वाले घर में रहने चले गए। अरे, कोई है घर में? सब कहाँ चले गए? दुल्हन, ओ दुल्हन, कहाँ हो बेटा? बुआ जी प्रणाम। आप कब आई तीर्थ यात्रा से? बताया होता तो मैं आपको लेने आ जाता। खुश रहो बेटा। पर ये बताओ, किशोर और तुम्हारी बड़ी भाभी कहाँ हैं? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? और तुम परेशान लग रहे हो, बोलो क्या हुआ? तब रतन ने बुआ जी को पूरी बात बताई, कैसे हालात बदले, कैसे मनमुटाव बढ़ा और आखिरकार किशोर भैया और बड़ी भाभी ने घर का बंटवारा कर दिया। सब कुछ छोड़कर वे गांव वाले घर चले गए और पीछे इस घर में सिर्फ सन्नाटा रह गया। क्या कह रहे हो रतन? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? शोभा बहू, तुमने जिस घर का बंटवारा किया है वो कोई पुश्तैनी घर नहीं था। अगर बड़ी बहू चाहती तो साफ कह सकती थी, ये घर मेरे पति ने खरीदा है, इसका बंटवारा क्यों करूं? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो घर जोड़ना जानती है, तोड़ना नहीं। बुआ जी, मैं एक अमीर और पढ़े लिखे घर की हूँ।
वो गांव की है, इसलिए हमारे साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। इसमें हमारी क्या गलती है कि वो गांव चली गई? हमने तो उन्हें जाने के लिए कभी नहीं कहा। तुम्हारी बड़ी भाभी, वो तो बहुत बड़े घर की बेटी है, बीए पास है, लेकिन उसने कभी अपनी अमीरी का घमंड नहीं किया और एक साधारण गृहिणी बनकर इस घर को संभाला। क्या बड़ी भाभी बीए पास है और अमीर घर से है? उन्होंने तो कभी बताया ही नहीं। मैंने तो उन्हें कभी भारी गहने पहने भी नहीं देखा। कहाँ से देखती? अपने दोनों देवरों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए थे। सुन लिया तुम दोनों ने? मेरे भैया और भाभी कितने महान हैं। तुम लोग मेरी बड़ी भाभी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। भाभी ने हमें अपने बच्चों की तरह पाला और तुम दोनों ने उन्हीं को उनके घर से जाने पर मजबूर कर दिया। बुआ जी, चलिए हम सब बड़े भैया और बड़ी भाभी के पास चलते हैं और अब तुम दोनों इसी घर में अकेली रहो, अपने पति के बिना। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। सुनिए, मुझे भी साथ ले चलिए। मैं भैया और बड़ी भाभी के पैर छूकर माफी मांगूंगी और उन्हें फिर से इस घर में वापस ले आऊंगी। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मुकुल भैया और बुआ जी, अभी और इसी वक्त हम भैया और बड़ी भाभी के पास चलते हैं। मुकुल, रतन और बुआ जी ने शोभा और शशि को उसी घर में छोड़कर सीधे गांव वाले घर की ओर निकल पड़े, जहां उनके अपने उनका इंतजार कर रहे थे।